गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा, हम आज से आपकी सोशल की जो बुक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2 जो है हिस्ट्री इतिहास की, वो पढ़ना शुरू करेंगे। इसका हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म इन यूरोप या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम ऐसा कह सकते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला पहले चित्र देखे, चित्र 1, तो ये यहाँ पे हमारे पास है ही सही, ठीक, हम इसको देख सकते हैं। में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों की स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। वहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त आवेश बिखरे हुए हैं। सार्यू के कल्पदर्शन यूटोपिया के दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जो तब एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस को क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। अब ये जो चैप्टर है ये नेशनलिज्म इन यूरोप पे है, ठीक है, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। तो एक जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी। एक्चुअली उन्होंने 4 ड्रॉ करी थी, लेकिन फर्स्ट पेज पे हमारे पास फर्स्ट वाली पेंटिंग है। तो जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो हमें क्या रियलाइजेशन होता है कि यहाँ हर तरीके के लोग शामिल हैं और हर एक जो हैं उनके पास क्या है, पर्टिकुलर फ्लैग्स हैं और एक स्टैचू है जो क्या दर्शाता है कि स्वतंत्रता उन्हें मिल चुकी है, ठीक है। तो ये उस चीज़ को बताते हैं और साथ ही साथ आसपास अब हम गौर से देखें तो वहाँ पे कुछ फटे से कागज़ पड़े हुए हैं। तो वो क्या, उनकी जो पुरानी श्रृंखला थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ पे कपड़ों के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है कि यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग एक साथ हैं। अभी अभी पहुंचा है, इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। अब यहाँ पे अलग जगह के लोगों के बारे में बताया है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड वगैरह के बारे में जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सार्यू की यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। अब जब ये पेंटिंग ड्रॉ की गई थी, बनाया गया था आर्टिस्ट के द्वारा, तब तक क्या हुआ था, जो जर्मन है वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं था। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी सियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य के गठित करने की चाह थी। अब ये जो यहाँ पे फ्लैग लोगों के हाथ में थे, ये यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, एक प्रजातंत्र की संविधान चाहते हैं। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया, 2 सिलसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी जगह के अलग अलग लोग इस पिक्चर्स में दर्शाए गए हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू पेंटिंग अगर हम देखें तो हेवन से कौन कौन देख रहा है, ईसा मसीह देख रहे हैं, संत देख रहे हैं और फरिश्ते, एंजल्स ऊपर से इन सभी लोगों को देख रहे हैं।
चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। और यहाँ पे एंजल वगैरह बनाने का सिर्फ कितना सा उनका मोटिव था कि वो क्या चाहते थे पेंटिंग में ये सब दर्शा के कि क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से भाईचारे के तौर पे रहते हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विशेष विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारयू ने चित्र 1 में की थी। अब ये जो चैप्टर हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, इसमें हम क्या देखने को मिलेगा कि वो जो उन्होंने कल्पना की थी, वो जो उनकी इमेजिनेशन थी, वो क्या थी, एक अभिव्यक्ति जो सारयू के चित्र में साफ साफ दिखाई देती है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। अब ये जो नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म वहाँ पे हुआ, उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो वहाँ के मेंटली वहाँ के लोगों में देखने को मिला हो। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब वहाँ पे पहले बहुराष्ट्रीय वंशीय था, लेकिन अब वो ख़त्म होकर राष्ट्र राज्य वहाँ पे आ चुका था। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिससे स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र का प्रभुसत्ता एक केंद्र शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अब जो आधुनिक राज्य की जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी, तो वो परिभाषित क्षेत्र में अगर हम देखें तो वो पूरी केंद्रीय एक ही शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में क्या था, वो सभी को एक साथ एक पहचान या एक साझा भाव के साथ बताया गया। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों के सरगर्मियों में निर्मित हुई थी। अब ये पहले से ऐसा नहीं था कि हाँ सब कुछ साझेपन के भाव से चला आ रहा था, लेकिन ये दूसरों ने संघर्ष किया, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, उसकी वजह से आई। यह अध्याय इन विविध प्रक्रियाओं का प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए और नेशनलिज्म किस तरीके से वहाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे के इसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स छूट गए हों, दैट मीन्स हमने प्रीवियस 3 बुक के एक एक चैप्टर पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स का आर्थिक विकास की समझ, दूसरा पढ़ा था हमने भूगोल की बुक का, और थर्ड चैप्टर जो था हमने लोकतांत्रिक राजनीति का पढ़ा था। और आज से जो हमने बुक स्टार्ट करी है वो हिस्ट्री की है। तो इसका पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने आज रीड किया है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।